लोग तैयार हो जाइए। यहाँ पे हम जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग, जो आपके प्रश्न आते हैं मैथमेटिक्स में, सामान्य ज्ञान जीके से, जो समसामयिक घटनाक्रम है, तार्किक वाले हैं, आंकिक वाले हैं और पेडागोजी के प्रश्न करेंगे। जो अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं उसी लेवल के अकॉर्डिंग करेंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइएगा, आगामी एग्जाम के लिए इसी प्रकार के लगभग प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, हिंदी से, समान हिंदी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं कि भविष्य काल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होगा। भविष्य काल क्रिया को बहुवचन बनाना हो तो जो ए दिया गया है इसमें क्या होगा। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चंद बिंदु या अनुस्वार होगा। ए पर चंद बिंदु या अनुस्वार प्रयोग होगा। भविष्य काल की क्रिया को अगर बहुवचन बनाना है तो चंद बिंदु या अनुस्वार, ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है अनिल का अनल सही शब्द युग्म का अर्थ है। इस प्रकार के एग्जाम में देखिए पूछे भी जा रहे हैं, वर्ग 1 के एग्जाम में इस प्रकार के पूछे जा रहे हैं, पूछे गए भी हैं। तो अनिल अनल शब्द का सही युग्म बताना है। तो अनिल मतलब होता है हवा और अनल मतलब होता है आग। तो हवा और आग, अनिल मतलब हवा, अनल मतलब आग। तो हवा और आग का चैप्टर नहीं, बी ऑप्शन है। और जो दिए गए हैं ऑप्शंस, ठीक है, जैसे, ठीक है। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, पर्यायवाची गृह से एक वर्ग शुद्ध है, इसी प्रकार के पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची में ग्रुप टाइप आता है, कौन सा शुद्ध है कौन सा अशुद्ध है, ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। या कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो इनमें से पर्यायवाची गृह से शुद्ध वर्ग जो हमारा हो जाता है वह होगा घर, निकेतन, आयतन और निलय। ये ग्रह के पर्यायवाची हैं। और मधवा और जो सहस्त्राक्ष दिया गया है ये किसके पर्यायवाची है, ये आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। और कालिंदी, भानुतनया ये किसके पर्यायवाची हैं, यमुना के पर्यायवाची हैं। और जबकि जानवी किसका है, गंगा का पर्यायवाची है। अंबर, चीर, वस्त्र ये किसके पर्यायवाची हैं, वस्त्र, अंबर व चीर वस्त्र के पर्यायवाची हैं। तो सभी में हमारा जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि अभिभूत, ठीक है, अभिर्भूत का सही विलोम क्या होता है। तो इसको लिए होगा तिरोभूत। क्या हो जाएगा, अभिर्भूत का तिरोभूत हो जाएगा, तिरोभूत हो जाएगा। अनास्था का आस्था हो जाएगा, अनेकता का एकता हो जाएगा, अनावृष्टि का विलोम अतिवृष्टि हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा होगा, जो छूने से बीमारियां होती हैं, ठीक है। तुम क्या कहते हैं, वायरस। स्पर्शजन्य बीमारी जो होती है वह संक्रामक रोग, जैसे जुकाम हो गया, ठीक है, यह संक्रामक रोग है। और कोविड जैसा है जो आपका संक्रामक रोग था। तो जो बीमारी छूने से या स्पर्शजन्य बीमारी फैलती उसे संक्रामक बीमारियां कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि भविष्यत काल की क्रिया को बहुवचन बनाने पर ए पर क्या होगा। ये शायद दोबारा लिया गया है, ठीक है। हम छठे प्रश्न की बात करेंगे क्योंकि 5 प्रश्न तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ होगा। काट होना, कहते हैं ना कि ये तो काट के समान हो गया। तो काट का मतलब होता है, सही अर्थ बताइए। स्तब्ध होना होगा, सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना। काट होना एक मुहावरा है, देखिए। काट होना मुहावरे का होता है स्तब्ध होना। काट होना बिल्कुल मतलब डट कर बने रहना, ठीक है। तो काट होना मुहावरे का मतलब है स्तब्ध होना, बिल्कुल डट कर वहाँ पे
डटे रहना। कितना भी कोई दिक्कत आ जाए वो अपने जो उसके मन में उद्देश्य है उससे, ठीक है, उस उद्देश्य पर स्तब्ध बने रहना। अगला, जो व्यक्ति होता है वह खाली नहीं हो बैठता है। तो जो व्यक्ति क्या होता है, सुंदर, आलसी, भावहीन या परिश्रमी। तो जो व्यक्ति परिश्रमी होता है वह व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठता है। अगर आप परिश्रम है तो आप खाली कभी नहीं हो सकते। और इसका परिश्रमी का अर्थ होता है मेहनती, जो व्यक्ति मेहनती होता है। पहाड़ों के लोग मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं। इसको ट्रांसलेट करना इंग्लिश में, पहाड़ों के लोग जो है मैदानों के लोगों की अपेक्षा बलवान होते हैं। द पीपल ऑफ हिल्स आर स्ट्रांगर दैन दोज ऑफ देन प्लेन्स। भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार का ट्रांसलेट करके आएगा। अब जनरल इंग्लिश के प्रश्न करेंगे। फिच द सेंटेंस मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली। तो यहाँ पे देखिए कंपाउंड सेंटेंस होगा जो ग्रामर की दृष्टि से सही होगा। वी वर्क हार्ड बट ही डिड नॉट सक्सेड। तो ग्रामेटिकली सेंटेंस बताना है, वह होगा आपका चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, तो वह हमारा हो जाएगा सी वाला। आई वेंट टू ग्रोसर एंड बॉट सम टॉफीज बट आई ड्रॉप देम ऑन द वे होम। तो हमारा जो सी है वह कंपाउंड सेंटेंस दिया गया है। इसके बाद अगला है कि पॉइंट आउट द एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस नोटिस हैज बीन एल्टर्ड। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस को हमें फॉलो करना है। एक्टिव वॉइस, समवन हैज ऑलरेडी दिस नोटिस, इसमें क्या होता है, एक्टिव वॉइस में पहले बात सब्जेक्ट और हैज लगेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म देखिए और हैज का प्रयोग किया हो तो हमारे ऑप्शन में भी है समवन हैज अल्टर्ड दिस नोटिस। ये जो आपका सेंटेंस है दिस नोटिस हैज बीन अल्टर्ड, इसको क्या करना, हमें एक्टिव वॉइस में नोटिस करना है, सेंटेंस को फॉलो करना है। तो समवन हैज अल्टरेड दिस नोटिस, और सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वर्ब फ्रॉम ऑफ थर्ड फ्रॉम ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम इन द क्लास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मोकिंग हो जाएगा। ही वाज प्रिवेंटेड फ्रॉम स्मोकिंग इन द क्लास। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा, वी आर प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द साइट। अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। व्हाट वुड यू डू इफ इट ऑन द डे ऑफ योर एंगेजमेंट रेंड। थर्ड फॉर्म लगेगा वर्ब का, क्यों लगेगा, क्योंकि ऐसे सेंटेंस में कंडीशनल क्लास का पास्ट सिंपल में और मेन क्लास का जो होता है वर्ड के साथ प्रेजेंट सिंपल में प्रयोग किया जाता है। कह सकते हैं क्लॉसेज में पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट की वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो दिया गया है तो हमारा रेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द ऑप्शन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द बोल्ड
idiom pass in the sentence. He broke off in the middle of his story. He broke off in the middle of his story. ब्रोक मतलब अचानक रुक जाना, ब्रोक ऑफ अचानक रुक जाना। तो अचानक रुकना मतलब स्टॉप सडनली, कहते हैं ना बस सडनली रुक जाना, सडनली स्टॉप। तो अचानक रुकने को हम क्या बोलते हैं? स्टॉप इट सडनली, मतलब अचानक रुक जाना। और स्टार्टेड क्राइंग, इसका होता है रोना शुरू कर देना। गिव अप तो सभी लोग जानते हैं, हार मान लेना। डिड नॉट स्टॉप मतलब रुकना नहीं है। यहाँ पे क्या होगा? ही ब्रोक ऑफ इन द मिडिल ऑफ हिज स्टोरी, स्टॉप एंड सडनली। इसके बाद रीजनिंग घटनाक्रम वाले प्रश्न करेंगे। मध्य प्रदेश में अफीम की खेती किस जिले में होती है? तो मंदसौर। अफीम की खेती जो है मंदसौर जिले में होती है, परंतु नीमच जिले में भी अफीम के उत्पादन होता है। अगर मंदसौर की जगह अगर नीमच जिला दिया रहे तो भी आपका सही होगा, ठीक है। मंदसौर या अगर दोनों दिए रहे तो मंदसौर करना है। अगर मंदसौर की जगह नीमच आ रहा है तो नीमच में भी होता है, ठीक है, क्योंकि अफीम का उपयोग दवाइयों में उपयोग होता है। और मध्य प्रदेश में एकमात्र गांजा उत्पादक क्षेत्र कौन है? खंडवा। अगर आ जाए कि मध्य प्रदेश में गांजा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो वह है खंडवा जिला, गांजा उत्पादन में देखा जाए। अगला है इग्नाइटिस माइंडस नामक किताब किसने लिखी है? तो एपीजे अब्दुल कलाम लिखी गई है। और यह कब प्रकाशित हुई है? अगर आता है तो 2002 में। जी हाँ, 2002 में यह इग्नाइटिस माइंड्स नामक बुक का जो है प्रकाशन हुआ है 2002 में, और इसके लेखक हैं एपीजे अब्दुल कलाम। बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? तो बॉक्साइट जो होती है वह एल्युमिनियम की कच्ची धातु होती है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम की मात्रा 40% या इससे अधिक होती है। यह अलौह युक्त खनिज होता है जो मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन सारों में पाया जाता है। और पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन कब प्रारंभ किया गया है? तो पहली बार बॉक्साइट का उत्खनन 1908 में शुरू किया गया था। कहाँ से? कटनी जिला से किया गया था। मध्य प्रदेश का कटनी जिला जो सतना के पड़ोसी है। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में पिग्मी पाया जाता है? जी हाँ, पिग्मी। तो विषुवतीय रेखी जो वन होते हैं, ये अफ्रीका के विषुवत रेखी वन में पिग्मी जनजाति पाई जाती है। ये जनजाति दुनिया की सबसे छोटी जनजातियों में आती है। और प्रत्येक मनुष्य की औसत लंबाई जो है यहाँ पे मानी गई है 4 फुट 11 इंच, लगभग 150 सेंटीमीटर के आसपास, जो विषुवत रेखी वन वाले होते हैं। अगला गया है 4 विकल्प दिए गए हैं, मिलते जुलते पता दिया गया है। पिछले बार भी हम इस प्रकार का कर चुके हैं। तो पता दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग हमें करना है, फॉलो करना है। तो नीलेश चंद्र गुज्जर निवास 27 विंडवी हैदराबाद, ये लोकेशन दिया गया है। इसमें से हमें जो दिया गया पूर्णतः मिले वो हमें करना है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं स्पेलिंग आपकी मिसप्रिंट होगी। अब देखिए यहाँ पे हैदराबाद की स्पेलिंग मिसप्रिंट है, DERA है, लेकिन यहाँ पे DRA दे दिया गया है, ठीक है। तो ये स्पेलिंग यहाँ पे मिस दी गई है, ये चीज़ें हमें देखना है। और इसमें भी ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल सटीक दिया हुआ है, देख लीजिए। तो मिलता जुलता हमें देखना है, बाकी सभी में कोई स्पेलिंग मिस्टेक दी गई है। और अगला है आपका अभिकथन दिया गया है और कारण दिए गए हैं। अभिकथन यह कि हम तेज धूप में काले कपड़ों से गर्मी महसूस करते हैं। कारण है कि काला रंग अन्य रोगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक होता है। तो ये आर दोनों सत्य दिए गए हैं, या ए आर दोनों सत्य हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। ए सत्य है लेकिन आर सत्य है, इस प्रकार दिया गया है। तो सर्वप्रथम बात यह है कि हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं, बिल्कुल करते हैं, क्योंकि
ए आर दोनों सत्य हैं और आर क्या कर रहा है, एक ही सही व्याख्या करता है। ये हमारा क्या कि हम तेज धूप में काले कपड़ों में गर्मी महसूस करते हैं, व्याख्या कर रहा है कि काला रंग अन्य रंगों की तुलना में एक बेहतर विकिरण अवशोषक होता है। तो ए आर दोनों सत्य हैं और आर क्या रहा है, एक ही सही व्याख्या कर रहा है, बता रहा है, ठीक है, कि हम गर्मी क्यों महसूस करते हैं। उसका कारण है बेहतर विकिरण अवशोषक होता है काला रंग। इसके बाद तालिका दी गई है। तालिका में राज्य 5 जिलों में गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या प्रतिशत पुरुष और महिलाओं के अनुपात में दिया गया है। आप लोग देख सकते हैं 5 दिया गया है। तो तालिका के अनुसार जो हमें बताना है, और नीचे ऑप्शन दिया गया है। जिला D4 की कुल जनसंख्या 35,000। D4 में गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या पूछा जा रहा है D4 में। तो D4 हमारा ये है 25, 5, 2, 4, 3। तो 35,000 का 75% और अनुपात जो दिया गया वह निकाल लेंगे। तो टोटल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 35,000 लिख लेंगे। 35,000 का 75%, 75% बटे 7 गुणे 3। अब 7 गुणे 3 क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ये फैक्टर निकालना है। एम गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे दोनों चीज़ें दी गई। अब हमें क्या निकालना है, गरीबी रेखा से ऊपर महिलाओं की संख्या निकालना है, ठीक है। तो 4, 3, 7 टोटल हो गया, और जो हमने 3 ऊपर किए क्योंकि फीमेल का निकालना है, तो फीमेल का अनुपात 4:3 है, तो 3 को ऊपर रख लेंगे, मतलब 3,000 का 75% बटे 7 हमारा हो जाएगा 3750 गुणे 3 इक्वल टू 11,250 महिलाएं जो गरीबी रेखा से ऊपर है। 11,250 बी ऑप्शन सही हो जाए। स्क्रीन पर है, पियाजे व वाइगोस्की के सिद्धांतों पर आधारित कक्षा में एक शिक्षिका की क्या विशेषता होगी। गतिशीलता, लचीलापन, उपदेशक या ज्ञान का संवाहक। तो जीन पियाजे जी वाइगोस्की के सिद्धांतों के आधार पर देखा जाए तो कक्षा में एक शिक्षिका की जो विशेषता होनी चाहिए वह आपकी विशेषता गतिशीलता और लचीलापन होना चाहिए। देखिए दोस्तों, शिक्षक ज्ञान और जानकारी देता है, छात्रों के स्तर को बहुत स्पष्ट और सरल तरीके से उपयुक्त बनाता भी है ताकि जानकारी को सीख सके और क्या कर सकें, अवधारण कर सकें। तो यहाँ पे हम अगर बात करें फर्स्ट और सेकंड, ये आसान बनाने में मदद करता है बच्चों में। इसके बाद जो अगला प्रश्न है बहुत और भी इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है कि अकरम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश देता रहता है। लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम के इस वाचन को क्या कहेंगे। हमें अक्सर आप लोग देखते होंगे क्रिकेट के खिलाड़ी में जो पीछे विकेट कीपर होता है वह समूह को खेलते हुए स्वयं को निर्देशित देता है, शाबाश शाबाश से कुछ बोलते रहते हैं, बस बढ़िया बॉल डालते रहो। ये जो बोलना, तो ब्लॉक समूह के साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देश दे रहा है, मतलब लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अकरम में इस वाचन को क्या कहेंगे। तो ये व्यक्तिगत वाचन हो जाए। बच्चे जो होते हैं आत्मनिर्देशन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं, वाइगोस्की का कहना है। वाइगोस्की का यह कथन भी, स्टेटमेंट भी दिया गया है कि बच्चे जो होते हैं आत्मनिर्देशन और आत्मनिर्देशन के लिए निजी भाषण का उपयोग करते हैं स्वयं को निर्देशन करने के लिए। इनमें से कौन सा कौशल जो है उच्च श्रेणी चिंतन का नहीं है। विशेषण, निरूपण, रचना, प्रत्यय स्मरण। तो देखिए, ऐसा कौशल जो उच्च श्रेणी चिंतन का नहीं है, तो विशेषण, निरूपण, रचना ये तीनों उच्च श्रेणी चिंतन के हैं, लेकिन प्रत्यय स्मरण यह उच्च श्रेणी का नहीं होगा। जो अधिगम वर्गी पर आधारित होता है, जैसे ब्लूम का वर्गीकी है, ब्लूम के वर्गीकी में क्या होता है, सबसे नीचे स्मरण होता है ब्लूम के वर्गीकी में, फिर समझना, लागू करना, विश्लेषण, मूल्यांकन, फिर ऊपर होता है रचना। ऐसी आपकी एरो ये चलता रहता है। तो प्रत्यय स्मरण जो होता है उच्च श्रेणी में आपका शामिल नहीं होता है। बाकी पहले स्मरण होता है,
इसके बाद समझना होता है, इसके बाद लागू करना होता है, फिर विश्लेषण, ठीक है, निरूपण, रचना, ये सारे बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय क्या होता है। तो लगभग आप सभी लोग जानते हैं समावेशी शिक्षा का अभिप्राय होता है योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों क्या किया जाए, गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। यही आपका समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, या इसका अर्थ समझ सकते हैं। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए, अभिभावक को कैसी भूमिका निभानी चाहिए। नकारात्मक, अग्रोन्मुखी, सहानुभूतिपूर्ण या तटस्थ की बात कर रहे हैं। तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में माता पिता में किस प्रकार की भूमिका माता पिता को निभानी चाहिए, तो वह होती है अग्रोन्मुखी। ये कई बार पूछा गया है। अग्रोन्मुखी भूमिका जो है एक अभिभावक को माता पिता को निभानी चाहिए। अगला निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं। खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। इनमें से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं। देखिए खुले अंत वाले प्रश्न, परियोजना, अवलोकन, ये तीनों उपयुक्त रचनात्मक वाले आकलन कार्य हैं, लेकिन विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना ये आपका उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं होगा। इसलिए कार्य इंटू क्वेश्चंस, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं आपके अगले प्रश्न की। किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत करती है और उसके बाद विद्यार्थियों को उन उदाहरणों द्वारा जो है एकत्रित जानकारी के आधार पर नियम निर्धारित करने को कहती है। इस क्रिया को अध्यापिका किस अधिगम का इस्तेमाल कर रही है, तो वह हो जाएगा आगमनात्मक। क्योंकि किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए एक अध्यापिका क्या कर रही है, विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत कर रही है। उदाहरण जहाँ भी दिया हो तो आगमनात्मक की हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑप्शन वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या स्रोत होंगे। अखबार, सहपाठी, पाठ्यपुस्तक, लोक कथाएँ। तो एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान के क्या स्रोत होंगे, सभी बताइएगा। तो ज्ञान के स्रोत आपका अखबार भी होता है, सहपाठी भी होते हैं, कुछ चर्चाएं होती हैं, पाठ्यपुस्तक भी होते हैं और लोक कथाएं के माध्यम से भी होता है। तो एक सामाजिक संरचनात्मक कक्षा में ज्ञान को स्रोत जो आपके सभी हो जाएंगे, इसलिए डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सटीक आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। बहुअर्थ निर्णय, सहयोग अधिगम, व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम, कंठस्थीकरण एवं शब्दशः स्मरण। इनमें से कौन सा उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल नहीं है। देखिए बहुअर्थ निर्णय, सहयोग अधिगम, व्यक्तिगत गति के आधार पर अधिगम, ये तीनों जो हैं उदाहरण संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य के अनुकूल हैं, लेकिन कंठस्थीकरण एवं शब्दशः स्मरण यह आपका परिप्रेक्ष्य जो है संरचनात्मक के अनुकूल नहीं है। इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वह सही हो जाएगा। इसके बाद है अंतिम तीसवां प्रश्न है कि विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए किस किस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए। दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य, परिहार केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, दृष्टिकोण केंद्रित प्रदर्शन लक्ष्य, परिहार केंद्रित दक्षता लक्ष्य की बात करते हैं। तो विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति प्रेरित करने के लिए जिस तरह के लक्ष्यों को बढ़ावा देना चाहिए वह कहलाता है दृष्टिकोण केंद्रित दक्षता लक्ष्य। जब छात्रों के पास महारत दृष्टिकोण के लक्ष्य होते हैं तो वे उस कार्य में महारत हासिल करने या जानने का प्रयास भी करते हैं। इससे क्या होता है, वे जिस काम कर रहे होते हैं उन्हें क्या होता है, अपने ज्ञान और क्षमताओं के सुधार के लिए या सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो सीखने और आत्म सुधार पर जोर दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। यह आपका